जय हिंद। कम्युनल अवार्ड के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे एक तो पूना पैक्ट के बारे में, दूसरा हम देखेंगे कि इस पूना पैक्ट का और जॉइंट इलेक्टोरेट्स का डिप्रेस क्लासेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, और फाइनली हम बात करेंगे गांधी जी के हरिजन कैंपेन के बारे में और गांधी जी के थॉट्स ऑन कास्ट के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। हमने इससे पिछले सेशन में देखा था कि कम्युनल अवार्ड को लाया गया ऑन 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 को लाया गया कम्युनल अवार्ड को, और इस कम्युनल अवार्ड के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड कर दिए गए डिप्रेस क्लासेस को, और इसके अगेंस्ट में गांधी जी बैठ जाएंगे इंडेफिनिट फास्ट के ऊपर ऑन 20 सितंबर 1932। और गांधी जी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यरवड़ा जेल में थे, जो कि कहाँ पर है, जो कि है पुणे में। और जब गांधी जी इंडेफिनिट फास्ट के ऊपर बैठेंगे तो मदन मोहन मालवीय, एमसी राजा जैसे लीडर्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समझाएंगे, मनाएंगे और बोलेंगे कि आप जाओ गांधी जी से मिलो और कोई सॉल्यूशन निकालो। और इस बैकड्रॉप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जाएंगे गांधी जी से मिलने के लिए, और दोनों लीडर्स के बीच में एक पैक्ट साइन होगा जिसे बुलाया जाता है पूना पैक्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस पूना पैक्ट को साइन करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये वो वन ऑफ द फ्यू टाइम्स हैं जब गांधी जी ऑलमोस्ट फोर्स कर देंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इस पूना पैक्ट को साइन करने के लिए। बिकॉज बैकड्रॉप देखो ना, गांधी जी क्या कर रहे हैं कि या तो मेरी डिमांड्स को मानो, अदरवाइज मैं इंडेफिनिट फास्ट के ऊपर बैठा हुआ हूं। और अगर गांधी जी को कुछ होगा तो सारा ब्लेम किसके ऊपर आएगा? डिप्रेस क्लासेस के ऊपर आएगा। इस बैकड्रॉप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साइन करेंगे इस पूना पैक्ट को। पूना पैक्ट आया ऑन 24 सितंबर 1932। बहुत सिंपल। कम्युनल अवार्ड कब आया? 16 अगस्त 1932 को। गांधी जी इंडेफिनिट फास्ट के ऊपर बैठेंगे 20 सितंबर 1932, और फाइनली 24 सितंबर 1932 को आएगा पूना पैक्ट। और इस पूना पैक्ट के थ्रू डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए गए थे उनको अबेंडन कर दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन इस सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह पे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्व सीट्स का नंबर था उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। रिजर्व सीट्स का नंबर इंक्रीज कर दिया गया फॉर द डिप्रेस क्लासेस। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में पहले डिप्रेस क्लासेस के लिए 71 सीट्स हुआ करती थी, इस नंबर को बढ़ा दिया गया और कितना कर दिया गया? 147। और सेंट्रल लेजिस्लेचर में सिंपली ये बोला गया कि जितनी भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका 18% सीट्स रिजर्व की जा रही हैं किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। बहुत सिंपल सी बातचीत। पूना पैक्ट कब आया? 24 सितंबर 1932 को। और इस पूना पैक्ट के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट जो प्रोवाइड किया गया था डिप्रेस क्लासेस को, उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह पे डिप्रेस क्लासेस के लिए रिजर्व सीट्स का नंबर इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 147 सीट्स और सेंट्रल लेजिस्लेचर में टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 18% सीट्स रिजर्व कर दी गई डिप्रेस क्लासेस के लिए। और इस पूना पैक्ट को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी एज एन अमेंडमेंट टू कम्युनल अवार्ड। गवर्नमेंट बोलेगी कि जब तुम दोनों भाई राजी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और गवर्नमेंट इस पूना पैक्ट को एक्सेप्ट कर लेगी एज एन अमेंडमेंट टू कम्युनल अवार्ड। मतलब पूना पैक्ट के आने के बाद ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए गए थे ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे फॉर द डिप्रेस क्लासेस, और ये जो नए प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे। बेसिकली ये जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड किया गया है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 147 और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% ऑफ द टोटल सीट्स, उतनी सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस पूना पैक्ट को साइन करने के बाद, और ये अपने को आगे तक दिखेगा। लेकिन उससे पहले इस पूना पैक्ट का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा डिप्रेस्ड क्लासेस के ऊपर। और पूना पैक्ट का जो इम्पैक्ट है वो बेहद नेगेटिव है। बिकॉज पूना पैक्ट के थ्रू क्या हुआ, ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी इनको पॉलिटिकल टूल बना दिया गया इन दी हैंड्स ऑफ मेजॉरिटेरियन कास्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस। देखो बैकड्रॉप समझने की कोशिश करो। डिप्रेस क्लासेस ये वो लोग हैं जिनके पास में ना तो एजुकेशन है, ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ना कोई सोशल स्टेटस है, इनकी कोई आवाज़ ही नहीं है। इनको बोला जा रहा है कि हम आपको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दे रहे हैं। लेकिन होता क्या था? होता ये था कि जो भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस होती थी या कांग्रेस, वो अपने किसी पपेट लीडर को खड़ा कर देती थी चुनाव में। शेड्यूल कास्ट से लाए हुए किसी पपेट लीडर को खड़ा कर देती थी, और क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस का डोमिनेंस था तो वो पपेट लीडर जीत भी जाता था। मतलब एक्चुअल में जो इन डिप्रेस्ड क्लासेस का एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव था वो जीतता ही नहीं था, वो कभी लेजिस्लेचर में पहुंच ही नहीं पाता था, उसकी जगह पे कोई पपेट लीडर पहुंच जाता था।
और ये जो पपेट लीडर है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का पपेट है, ये डिप्रेस क्लासेस के लिए काम करेगा या उस ऑर्गेनाइजेशन की बात को सुनेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, उस ऑर्गेनाइजेशन की बात को सुनेगा। मतलब इस पूना पैक्ट के थ्रू जो रियल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए थी डिप्रेस क्लासेस को, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। दूसरा, ये जो पूना पैक्ट है इसने डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट आइडेंटिटी डिनाई कर दी, और जब सेपरेट आइडेंटिटी को डिनाई कर दिया गया तो एक बार फिर से ये जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है ये एनफोर्स करेगा। इसी ब्राह्मणिकल ऑर्डर में फंस के रह जाएंगे इस डिप्रेस क्लासेस के लोग। आज तक भी आप समस्या देखते हो कि आज भी रिमोट विलेजेस में दलित समुदाय को बोल देते हैं कहीं कहीं पे कि रोड से आपकी बारात नहीं निकलने देंगे। सोचो कितना ऑपरेशन किया जाता है, कितना सप्रेशन किया जाता है आज भी इन लोगों का। तो हम तो बात कर रहे हैं 1932 की, उस दौर में तो ये जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है ये और ज़्यादा सप्रेस करेगा, ये और ज़्यादा ऑपरेस करेगा इन डिप्रेस क्लासेस के लोगों को। बिकॉज ब्राह्मणिकल ऑर्डर को भी क्या लगेगा कि यार अब इन्होंने चैलेंज करने की शुरुआत कर दी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आ गए, इनको दबा के रखो। अगर इनको नहीं दबाया गया तो हो सकता है दोबारा से ये लोग सर उठाएं, दोबारा से ये लोग सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखें। तो और ज़्यादा सप्रेस किया गया इनको, और ज़्यादा ऑपरेस किया गया इनको। इनफैक्ट एक जो आइडियल सोसाइटी होती है जो कि बेस्ड होती है इक्वलिटी के ऊपर, लिबर्टी के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, फ्रेटर्निटी के ऊपर, उसके फॉर्मेशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया इस पूना पैक्ट ने। उल्टा हो रहा था कि हम सोच रहे थे कि ये जो डिप्रेस क्लासेस के लोग हैं इनको अपलिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उल्टा हो रहा था। ये जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है ये और ज़्यादा खुद को असर्ट कर रहा था, और ज़्यादा डिप्रेस क्लासेस के लोगों को सप्रेस कर रहा था, ऑपरेस कर रहा था। इनफैक्ट आज तक भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो दलित्स को राइट्स दिए गए हैं उनको ट्रू सेंस में हम एनफोर्स नहीं कर पाए हैं। आज भी ये देखने को मिल जाता है रिमोट विलेजेस में कि ये जो दलित समुदाय के लोग हैं, SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, उनको ऑपरेस किया जाता है, उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। हालांकि उतने लार्जर स्केल पे नहीं है, लेकिन अभी भी छोटे मोटे इंसिडेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो पूना पैक्ट है इसका ओवरऑल इम्पैक्ट बेहद नेगेटिव रहा दलित समुदाय के ऊपर, डिप्रेस क्लासेस के ऊपर, SC ST कम्युनिटी के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, ये तो कर ही दिया करो, ये मुझे बोलने की आदत भी पड़ गई है, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, लेकिन ये तो खुद से कर दिया करो। बहुत सिंपल, पूना पैक्ट कब साइन हुआ? 24 सितंबर 1932 को। और इस पूना पैक्ट के थ्रू डिप्रेस क्लासेस को जो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए गए थे उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, लेकिन डिप्रेस क्लासेस के लिए रिजर्व सीट्स का जो नंबर है उसको इंक्रीज कर दिया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 147 सीट्स और सेंट्रल लेजिस्लेचर में टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 18% सीट्स। गवर्नमेंट इस पूना पैक्ट को एक्सेप्ट कर लेगी एज अमेंडमेंट टू कम्युनल अवार्ड। फिर हमने बात करी कि इस पूना पैक्ट का इम्पैक्ट क्या रहा, और इम्पैक्ट अपन ने देखा कि ये जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं ये पॉलिटिकल टूल बन के रह जाएंगे इन द हैंड्स ऑफ मेजॉरिटेरियन कास्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस। इनफैक्ट एक बार फिर से ये जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है ये और ज़्यादा फोर्स के साथ में खुद को असर्ट करेगा, और ज़्यादा इन डिप्रेस क्लासेस के लोगों को सप्रेस करेगा, ऑपरेस करेगा। फिर इसके बाद बात आती है कि ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए गए, भाई अब तो जॉइंट इलेक्टोरेट है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट तो खत्म कर दिया गया डिप्रेस क्लासेस के लिए। इस जॉइंट इलेक्टोरेट का क्या इंपैक्ट रहेगा ऑन डिप्रेस क्लासेस? और इस इंपैक्ट की बात करिए ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के वर्किंग कमेटी ने। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? इसको ऑर्गेनाइज किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने। मतलब एक तरीके से इस फेडरेशन के थ्रू अम्बेडकर साहब के व्यू पॉइंट्स दिखाई देते हैं। ये ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन क्या कहेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, इसके बाद इसके तहत जो इलेक्शंस होंगे, और वो इलेक्शंस होंगे सिस्टम ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट्स के थ्रू। उन इलेक्शंस में ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट्स हैं इन्होंने शेड्यूल कास्ट डिप्रेस क्लास को डिप्राइव किया है अपने राइट्स से टू सेंड ट्रू एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स। यही वाली बात हो जाएगी। होगा क्या कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जिनका डोमिनेंस है, जिनमें कांग्रेस भी थी, वो अपने किसी पपेट लीडर को खड़ा कर देगी चुनाव में, और एक्चुअल में जो लीडर होगा इस डिप्रेस क्लास का वो पहुंच ही नहीं पाएगा लेजिस्लेचर तक। पहुंचेगा कौन? जो ये पपेट लीडर है। और ये पपेट लीडर किसकी बात सुनेगा? ये सुनेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात। ये डिप्रेस क्लासेस के लोगों की बातचीत को नहीं सुनेगा, और यही कह रही है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इनफैक्ट ये जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है वो ये बोलेगी
कि एक तरीके से ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट का सिस्टम है, इसने हिंदू मेजॉरिटी को एक वर्चुअल राइट दे दिया है शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स को नॉमिनेट करने का। हम जो चाह रहे हैं वो चुन के जा ही नहीं रहा है। जा कौन रहा है? जिसको ऑर्गेनाइजेशन पपेट के तौर पे खड़ा कर रही है। और ये जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, ये एक बार फिर से डिमांड करेगी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिस्टोर किया जाए। इनफैक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर 1947 तक इस पूना पैक्ट को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, डिनाउंस करते रहेंगे। खुद ने साइन किया है लेकिन उसके बावजूद इसको क्रिटिसाइज करेंगे और बोलेंगे कि ये गलत है, गलत हुआ डिप्रेस क्लासेस के साथ में। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि अंबेडकर साहब के सामने सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की गई कि उनको पूना पैक्ट साइन करना पड़ा। अदरवाइज उनकी इच्छा नहीं थी, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ किया जाए, बट करना पड़ गया उनको। फिर इसके बाद बात आती है कि गांधी जी का हरिजन कैंपेन क्या था और उनके कास्ट के ऊपर थॉट्स क्या थे। और बड़े लीडर की एक खास बात होती है कि अगर वो कोई मिस कर दे चीज़, अगर उससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो वो और ज़्यादा फोर्स के साथ में कोशिश करता है चीज़ों को रेक्टिफाई करने की, चीज़ों को सुधारने की। गांधी जी को जब देखा कि हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के आइडिया की बातचीत कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, गांधी जी जो कि येरवड़ा जेल में थे, वो अपना सारा कामकाज छोड़ के एक नई कैंपेन चलाएंगे अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। गांधी जी बात करेंगे रिफॉर्म्स की। गांधी जी बोलेंगे, और पहले से ही बोल रहे थे, पिछले सेशन में भी पढ़ने पड़ा था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसके थ्रू अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट उल्टा होगा कि अपर कास्ट के लोग फिर डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट एंटिटी के जैसे देखेंगे और ज़्यादा ऑप्रेस करेंगे और ज़्यादा सप्रेस करेंगे। तो गांधी जी एक्चुअल लेवल पर रिफॉर्म्स करने की शुरुआत करेंगे और गांधी जी कैंपेन लॉन्च करेंगे अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। जेल से ही अपने कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। जब जेल से इनको छोड़ा जाएगा अगस्त 1933 में, तो बाहर आने के बाद भी खूब सारा कामकाज करेंगे ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए। जेल के अंदर ही गांधी जी सेटअप करेंगे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को, जिसको आगे जाके बुलाया जाएगा हरिजन सेवक संघ। इसको गांधी जी सेटअप करेंगे ऑन सितंबर 1932। जेल से ही गांधी जी एक वीकली शुरू करेंगे जिसका नाम होगा हरिजन। कब शुरू करेंगे? जनवरी 1933। ये जो हरिजन नाम है डिप्रेस क्लासेस के लोगों को, ये भी गांधी जी ने दिया। गांधी जी बोलते थे कि ये भगवान के बच्चे हैं, इनको हमें ऑप्रेस नहीं करना चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए, इनको हमें इक्वल ट्रीट करना चाहिए। जेल में बैठे हुए हैं लेकिन समझ में आ रहा है कि बहुत तगड़े तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और अगर हिंदू सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया तो हम कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो जेल में बैठे बैठे ही कैंपेन लॉन्च करेंगे अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। और यही खास बात है, जेल के अंदर ही फॉर्म करेंगे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को, जिसको आगे जाके बुलाया जाएगा हरिजन सेवक संघ। इन सितंबर 1932 इसको सेटअप किया जाएगा। हरिजन नाम का एक वीकली शुरू करेंगे इन जनवरी 1933। और जब इनको अगस्त 1933 में जेल से छोड़ा जाएगा तो ये जाएंगे सत्याग्रह आश्रम, जो कि वारदा में था। सत्याग्रह आश्रम वारदा में चले जाएंगे, साबरमती आश्रम नहीं जाएंगे। साबरमती आश्रम क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज 1930 में इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा, जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगा, तब तक मैं साबरमती आश्रम नहीं आऊँगा। और इस कसम के चलते गांधी जी जेल से निकलने के बाद कहाँ चले जाएंगे? सत्याग्रह आश्रम चले जाएंगे, जो कि कहाँ पे था? वारदा में था। और गांधी जी शुरू करेंगे एक हरिजन टूर। गांव गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को बताएंगे कि इस अनटचेबिलिटी को हमें रिमूव करना है। लोगों को बताएंगे कि जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं ये भी हमारे बराबर हैं, ये भी हमारे जैसे लोग हैं, इनको हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए। गांधी जी टूर करेंगे नवंबर 1933 से लेकर जुलाई 1934 के बीच में। लगभग 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमें इस अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है। गांधी जी बहुत एक्टिवली प्रोपोगेट करेंगे रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी को। हर एक फॉर्म में इस अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए, इसकी बातचीत करेंगे गांधी जी। जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स होंगे, जितने भी लोग होंगे, उनको जाके बोलेंगे कि हमें हरिजन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए। इस आइडिया की सीरियसनेस को दिखाने के लिए गांधी जी 2 दिन फास्ट करेंगे ऑन May 8 एंड अगस्त 16 ऑफ 1934। 2 दिन का फास्ट रखेंगे अपने लोगों को ये बताने के लिए कि ये जो टॉपिक है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ये बेहद सीरियस है और इसको हमें सीरियसली इंप्लीमेंट करना चाहिए।
लेकिन जब गांधी जी ये सारा कामकाज कर रहे होंगे तो जितना भी हिंदू ऑर्थोडॉक्सी होगा, स्पेशली जो अपर कास्ट के लोग होंगे, जो रिएक्शनरी एलिमेंट्स होंगे, वो गांधी जी को क्रिटिसाइज करेंगे, वो गांधी जी को अटैक करेंगे। गांधी जी जहाँ जहाँ जाएंगे ये लोग डिमॉन्स्ट्रेशंस करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, गांधी जी को काले झंडे दिखाएंगे। इनफैक्ट बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि इस दौरान कांग्रेस के अगेंस्ट में, गांधी जी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, सीडीएम के अगेंस्ट चले जाएंगे, बिकॉज उनको लग रहा था कि ये गांधी गलत काम कर रहा है, ये क्या है, ये जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं इनको बराबर लाने की बात कर रहा है। ब्राह्मणिकल ऑर्डर ये बोलेगा, उसमें जो रिएक्शनरी एलिमेंट है वो ये बोलेगा कि यार हमारे बराबर कैसे हो सकते हैं, हमारे साथ में बैठ के खाना कैसे खा सकते हैं। ये बेवकूफ़ी करेंगे और ये गांधी जी को, ये कांग्रेस को, ये सीडीएम को चैलेंज करेंगे और इसके अगेंस्ट में जाके गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की शुरुआत कर देंगे। और गवर्नमेंट तो वेट कर रही थी कि कोई आए गांधी जी के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट तो वेट कर रही थी कि कोई आए कांग्रेस के अगेंस्ट में। तो गवर्नमेंट को जैसे ही मौका मिलेगा, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करते हुए टेम्पल एंट्री बिल को डिफीट कर देगी इन अगस्त 1934। टेम्पल एंट्री बिल बेसिकली क्या था कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो डिप्रेस क्लासेस से हों, चाहे वो अपर क्लास से हों, किसी भी क्लास से हों, किसी भी कास्ट से हों, उन सबको टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए। बट जब ये रिएक्शनरी एलिमेंट्स गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट इसका फायदा उठाएगी और गवर्नमेंट इस टेम्पल एंट्री बिल को डिफीट कर देगी इन अगस्त 1934। बट गांधी बीइंग गांधी, गांधी जी ऐसे ही गांधी जी नहीं बने। इतने सारे अपोजिशन के बावजूद भी गांधी जी अपने इस कैंपेन को कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे कैंपेन के दौरान गांधी जी कुछ थीम्स के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे गांधी जी जहाँ भी जाएंगे वहाँ हिंदू सोसाइटी को बहुत सीवियरली क्रिटिसाइज करेंगे फॉर ऑपरेशन ऑफ हरिजन्स। गांधी जी हिंदू सोसाइटी को, अपर कास्ट के हिंदूज को ये बताएंगे कि हमने ये जो हरिजन्स को ऑप्रेस किया है, सप्रेस किया है, ये बेहद गलत किया है और हमें इसमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। गांधी जी कहेंगे कि हमें अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से इरेडिकेट करना है, पूरी तरीके से ख़त्म करना है। इनफैक्ट गांधी जी रिक्वेस्ट करेंगे लोगों को कि टेम्पल्स को सभी के लिए ओपन किया जाए, अनटचेबल्स को भी अलाउ किया जाए कि वो टेम्पल में जाके वर्शिप कर सकते हैं। गांधी जी बोलेंगे कि ज़रूरत है कि अपर कास्ट के जो हिंदूज़ हैं वो पेनेंस करें, वो पश्चाताप करें फॉर अनटोल्ड मिजरीज ऑन हरिजन्स। इनफैक्ट गांधी जी शास्त्रों की मदद लेंगे और कहेंगे कि किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ कि हमें अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए, और अगर किसी शास्त्र में लिखा हुआ है तो शास्त्र को मत मानो, बिकॉज अनटचेबिलिटी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्राइम। गांधी जी फोकस करेंगे ह्यूमनिज्म के ऊपर, गांधी जी फोकस करेंगे रीज़न के ऊपर। गांधी जी लोगों को बताएंगे कि सभी इंसान बराबर हैं, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, किसी को ऑप्रेस नहीं करना चाहिए, किसी को सप्रेस नहीं करना चाहिए। गांधी जी बहुत एक्टिवली कामकाज करेंगे इस इंडियन सोसाइटी में, इस हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने की। गांधी जी बहुत एक्टिवली कामकाज करेंगे इस अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए। लेकिन इस पूरे कैंपेन के दौरान गांधी जी कहीं भी रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के इशू को मिक्स नहीं करेंगे इंटरकास्ट मैरिज के इशू के साथ में। गांधी जी इनफैक्ट ये कहते थे कि इंटरकास्ट मैरिज हो भी जाएगी तो भी अनटचेबिलिटी रिमूव नहीं होगी। इनफैक्ट गांधी जी ये कहते थे कि ये जो इंटरकास्ट मैरिज है इसको तो हरिजन्स भी प्रैक्टिस करते हैं। विद इन दी हरिजन्स जो थोड़ी बहुत अपर कास्ट थी या जो थोड़ी बहुत लोअर कास्ट थी, विद इन दी हरिजन्स ऑल्सो ये इंटरकास्ट मैरिज को प्रैक्टिस किया जाता था। तो गांधी जी बोलेंगे कि ये जो रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी का इशू है ये बेहद बड़ा इशू है इन कंपैरिजन टू इंटरकास्ट मैरिज, और गांधी जी इन दोनों इश्यूज को पूरी तरीके से अलग रखेंगे। इनफैक्ट गांधी जी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और अबॉलिशन ऑफ कास्ट, इन दोनों इश्यूज को भी अलग रखेंगे। अंबेडकर कहते थे कि इस पूरे कास्ट सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए। लेकिन गांधी जी कहेंगे कि वर्ना सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, कास्ट सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। वर्ना सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस हैं लेकिन इसमें कोई खासी दिक्कत नहीं है। और गांधी जी कहते थे कि अनटचेबिलिटी जो है वो वर्ना सिस्टम का आउटकम नहीं है, अनटचेबिलिटी आउटकम है हाई और लो के नोशन का। ये जो हमने विद इन कास्ट ये बोल दिया कि ये ब्राह्मण समुदाय या ये क्षत्रिय समुदाय ये अपर कास्ट है, ये जो शूद्र समुदाय है ये लोअर कास्ट है, ये जो हाई और लो का नोशन है इसमें प्रॉब्लम है, बाकी वर्ना सिस्टम चलता रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी क्या बोलेंगे कि ये जो हाई और लो का नोशन है इसको हमें ख़त्म करना है।
बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई खुद को पंडित बुलाए, कोई खुद को जाट बुलाए, कोई खुद को ब्राह्मण बुलाए, कोई खुद को दलित बुलाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इस हाई और लो के नोशन को खत्म कर देंगे तो। गांधी जी अबॉलिशन ऑफ कास्ट नहीं चाहते थे, गांधी जी चाहते थे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी चाहते थे कि इक्वालिटी को स्टेब्लिश किया जाए। गांधी जी चाहते थे कि ये जो हाई और लो का नोशन है इसको खत्म किया जाए। अंबेडकर साहब चाहते थे कि पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, गांधी जी हरिजन्स के लिए बहुत एक्टिवली काम करेंगे, लेकिन गांधी जी के अगेंस्ट में जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी खड़ी होगी, अपर कास्ट के जो रिएक्शनरी एलिमेंट्स गांधी जी के अगेंस्ट में खड़े होंगे, इस आइडिया ऑफ रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में खड़े होंगे, जिनको गांधी जी बुलाते थे सनातनीज, गांधी जी इनको भी फोर्स नहीं करेंगे। गांधी जी इनके लिए भी क्या बोलेंगे कि देखो, इनको भी हमें परसुएड करना पड़ेगा, इनको भी हमें समझाना पड़ेगा, इनको भी हमें अपील करना पड़ेगा, इनको भी हमें बताना पड़ेगा कि अनटचेबिलिटी में प्रॉब्लम क्या है। और जब इनको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी तो ये खुद ब खुद अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने से बंद कर देंगे। हम इनको फोर्स नहीं करेंगे, हम इनको कंपेल नहीं करेंगे। मतलब गांधी जी किसी को भी फोर्स नहीं कर रहे हैं। गांधी जी ये कह रहे हैं कि अगर हम बता देंगे कि प्रॉब्लम क्या है, अगर हम समझा देंगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो लोग ऑटोमेटिकली इस अनटचेबिलिटी को खत्म कर देंगे, लोग ऑटोमेटिकली इस अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे। मतलब गांधी जी बहुत एक्टिवली काम करेंगे इस अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए, बहुत एक्टिवली काम करेंगे इस हरिजन समुदाय को अपलिफ्ट करने के लिए। गांधी जी की इस कैंपेन का इम्पैक्ट क्या रहा? देखो, जब गांधी जी निकलेंगे, टूर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि यार हमें अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है, तो साथ ही साथ गांधी जी ये भी बताएंगे कि ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये एफर्ट है हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने का, ये एफर्ट है हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करने का। गांधी जी जब इस हरिजन समुदाय के लिए काम करेंगे, उनके बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, तो ये जो हरिजन समुदाय है ये गांधी जी से जुड़ेगा। ये जो हरिजन समुदाय है ये नेशनलिज्म के आइडिया के साथ में जुड़ेगा। कल तक ये जो डिप्रेस क्लास के लोग थे ये डरे रहते थे, इनको डर लगता था कि यार ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर चली जाएगी तो फिर अपर कास्ट के लोग रूल करेंगे, और हमारी स्थिति तो आज भी वही है और कल भी वही रहेगी। तो ये जो हरिजन समुदाय के लोग थे ये इस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाते थे ट्रू सेंस में। लेकिन जब गांधी जी इनकी बात करेंगे, गांधी जी जो कि खुद इस अपर क्लास से बिलोंग करते थे, जो कि इतने बड़े लीडर थे, जब वो कहेंगे कि हमें अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए काम करना है, तो हरिजन समुदाय के लोग इनके ऊपर बिलीव करेंगे, इनके साथ में जुड़ेंगे और इस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के साथ में जुड़ेंगे। हरिजन समुदाय आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के साथ में जुड़ेगा, और दूसरी साइड में जो अपर कास्ट हिंदू है उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आएंगे। वो लोग भी ये जो अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस है इसको थोड़ा थोड़ा गिव अप करने लगेंगे। हालांकि पूरी तरीके से नहीं करेंगे, ज़्यादा लोग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स आने लगेंगे, कुछ बदलाव आने लगेगा, और इसकी वजह से ये जो हिंदू सोसाइटी है वो एक बार फिर से यूनाइट होने लगेगी। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। देखो, आज पूरे सेशन में अपने को एक तो ये याद रखना है कि पूना पैक्ट कब साइन हुआ, 24 सितंबर 1932 को, और इस पूना पैक्ट के थ्रू डिप्रेस क्लासेस को जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। बट हाँ, डिप्रेस क्लासेस के लिए रिजर्व सीट्स का जो नंबर है उसको इंक्रीज कर दिया गया। गवर्नमेंट इस पूना पैक्ट को एक्सेप्ट कर लेगी एज अमेंडमेंट टू कम्युनल अवार्ड। फिर हमने बात करी कि इस पूना पैक्ट का इम्पैक्ट क्या रहा डिप्रेस क्लासेस के ऊपर, दलित्स के ऊपर, और वो अपन ने देख लिया कि इसका इम्पैक्ट बेहद नेगेटिव रहेगा। फिर इसके बाद हमने बात करी कि गांधी जी का हरिजन कैंपेन क्या था। गांधी जी जब यरवड़ा जेल में थे वहीं से गांधी जी कैंपेन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी लॉन्च कर देंगे, बिकॉज गांधी जी को चिंता थी कि कहीं ये हिंदू सोसाइटी डिवाइड ना हो जाए। 1932 सितंबर में गांधी जी सेटअप करेंगे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को, जिसको आगे चल के बुलाया जाएगा हरिजन सेवा संघ। गांधी जी जनवरी 1933 में जेल से ही हरिजन नाम के वीकली की शुरुआत करेंगे, और जेल से निकलने के बाद गांधी जी सेटल हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे सत्याग्रह आश्रम में, जो कि कहाँ पे था, वारदा में, और वहाँ से गांधी जी लॉन्च करेंगे हरिजन टूर, और लगभग 20,000 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे और पूरे देश के लोगों को बताएंगे कि हमें अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है, ख़त्म करना है। लोगों को एनकरेज करेंगे कि वो हरिजन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। इस पूरे कैंपेन के दौरान गांधी जी का अपोजिशन भी होगा, लेकिन इसके बावजूद गांधी जी अपने कामकाज को कंटिन्यू करेंगे। बट हाँ, इस पूरे कैंपेन के दौरान गांधी जी कभी भी ये नहीं कहेंगे
कि हमें कास्ट को पूरी तरीके से अबॉलिश करना चाहिए। अंबेडकर साहब चाहते थे कि कास्ट को पूरी तरीके से अबॉलिश करना चाहिए, लेकिन गांधी जी कहेंगे कि वर्ना सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस आइडिया में है कि हमने किसी कास्ट को हाई मान लिया है और किसी को लो मान लिया है, हमें इस आइडिया को ख़त्म करना है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।